करेंगे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी से। इस बातचीत में मेरे साथ रहेंगे जनधारा मल्टीमीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। मैम स्वागत है आपका। मैम आपका एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है छिंदवाड़ा की अन्नू दीदी से लेकर राजनीतिज्ञ से लेकर राज्यपाल महामहिम बनने तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? देखिए, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी राज्यपाल तक के पद पर पहुंचूं जी। क्योंकि मेरा अपना शुरू से ही जो एक काम करने का या सोचने का पता नहीं क्यों किसी दूसरे की मदद करने में मुझे जो आनंद और खुशी मिलती थी, और शायद यही मेरा मतलब भावना ने काम लोगों की मदद करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में मैं मानती हूँ कि अगर ये मेरे मन में ये विचार और ये कल्पना और लोगों की मदद की नहीं होती तो शायद मैं ये यहाँ तक का सफ़र नहीं कर पाती। मेरा जो जन्म हुआ था एक ग्रामीण परिवेश में हुआ था, तो मैं उसके कारण वहाँ आगे की शिक्षा का भी 9वीं से नहीं था पढ़ने मतलब क्लासे, तो शहर में आकर जो है मेरी जिद के कारण मेरे पिताजी ने वहाँ पर हॉस्टल में किया। मैं जनरली स्कूल में जब देखती थी तो एक मुझे मन में बड़ी ग्लानि सी भी होती थी, एक उपेक्षापूर्ण वातावरण एक शहर और ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ की जो शहर की जो लड़कियाँ और ये सब चीज़ों को देखकर मन में थोड़ा सा अपने आप को बहुत मतलब उपेक्षित और महसूस करती थी। तो फिर मन में थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ इनकी तरह रहना है और पढ़ना है जी। और उस दृष्टि से थोड़ा सा हमारे यहाँ पर फादर मदर पुराने विचारों के थे, तो वो नहीं चाहते थे कि जितनी हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति थी कि उस हिसाब से मेरा रहना और उनके जैसा पहनना ओढ़ना, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों नहीं ये सब चीज़ों को अपना स्वयं का कुछ इस तरह का काम करूं। अचानक कुछ लोग आते थे किसी चीज़ के लिए, विज्ञापन वगैरह के लिए मुझे, और सेलेक्ट कर मतलब बोल्ड थी थोड़ा सा जी। तो फिर वो करते थे, तो ऐसे ही अपनी खर्चे के लिए मैं कुछ साबुनों का एडवर्टाइजमेंट घर घर करती थी, तो उससे जो भी कमीशन मिलता था तो वो उस हिसाब से मैंने अपनी शुरुआत किया। उस ज़माने में मतलब लड़कियों को बाहर आना और बाहर आकर इस तरह का काम करना इतना आसान नहीं था। कितनी चीज़ों से मैं जानती हूँ कि क्या क्या लोगों ने बोला था, क्या क्या नहीं किया। राजनीतिक फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से महिलाओं को आगे बढ़ने, बहुत अच्छे लोग भी मिले मुझे जिनका मार्गदर्शन हमेशा रहा। वो मोमेंट बताइए जब आप आयोग अध्यक्ष थी और आपका एक कॉल आया रात में कि मैं बताती हूँ आपको। फिर इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की कमीशन की चेयरमैन एसटी कमीशन की, और इसके बाद फिर अपने आप दिल्ली में मुझे कॉल आया महिला आयोग के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी थी जी प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पर मेरा वो हो गया 5 साल वहाँ करने के बाद 4 महीने के बाद फिर से मैंने टीवी में देखा, उस समय की राज्यसभा में मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब किया। पॉलिटिकल जो है राजनीतिक जीवन का मेरा दोनों अनुभव रहा, कांग्रेस का और बीजेपी का, और उस दृष्टि से भी मैंने देखा है कि हर व्यक्ति मान सम्मान के लिए ही राजनीतिक जीवन में आता है, लोगों की सेवा के लिए। और मुझे तो ये कल्पना भी नहीं थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति मुझे राष्ट्रीय जनजाति आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान के द्वारा बनाया गया आयोग कहलाता है, उसमें मुझे उपाध्यक्ष के रूप, उसमें भी मुझे कॉल आया कि ये आप मतलब फ़ोन से बताया गया कि आपको ये उसमें उपाध्यक्ष बना दिया गया।
तो ठीक है, वहाँ भी मैंने अपने देश भर में ट्राइबलों के लिए बहुत काम किया। मतलब करीब मुझे लगता है 2.5 साल में मैंने 20 से 22 स्टेट का दौरा किया होगा, और वो सारी रिपोर्ट भी मैं प्रधानमंत्री जी को और हम राष्ट्रपति जी को इन सारी रिपोर्ट को दिया करते थे। तो अचानक एक दिन हम जब दोबारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने तो हमारा पूरा कमीशन उनको बधाई देने के लिए गया था। तो उस समय मैंने भी अपना जो 2.5 साल का कार्यकाल का लेखा जोखा मैंने उनको प्रस्तुत किया, और शायद वो सारे कामों को देखकर ही उनके दिमाग में जो भी आया होगा कि तो कल्पना के बाहर ही है। और उसी शाम रात को 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया कि तुम्हें एक जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ। मैं तो सोच ही नहीं सकती कल्पना, और मैंने कहा जैसा आपका आदेश, मगर उन्होंने बताया नहीं कि क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं। और अचानक ये सारी बात सुनकर और मैं अपना ऑफिस में रूटीन में चली गई। मैं सोचती हूँ कि कोई जिम्मेदारी होगी संगठनात्मक जो भी हो। मैंने कहा ठीक है, उनका आदेश होगा तो मैं और पता लगा कि टीवी में चल रहा था। मैं उस दिन मीटिंग में थी और अचानक ही लोग बाहर निकली मैं जैसे ही, तो लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आए, ऑफिस में बधाई देने लगे। अन्नू से अनसुईया के पूरे सफर में इस हीरे को किसी ने 23 साल में पहचाना और मौका दिया। वो हीरा तामिया से कि जो कोयला का इलाका है वहाँ से चमका, और वो सफ़र आपका कहीं और से शुरू हुआ था। और चूंकि आपने अपने काम को लगातार परिमार्जित किया और अपने काम को आपने प्रूव किया, आज हम जब बात कर रहे हैं तो आप जैसी ही एक महिला उड़ीसा की इस देश की राष्ट्रपति बनी है। आज वो दिन है जिस दिन एक उसी समाज की महिला जहाँ से आप आती हैं वो राष्ट्रपति बनी है। हमारे देश में इस तरह से लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो हमारे समाज के वो लोग जो बहुत पीछे थे उनको मुख्य धारा में किस तरह से लाया जाए। पर ये प्रक्रिया मुझे लगता है अभी से नहीं शुरू हुई है। ये वो जो अन्नू दीदी का सफ़र है अनसुईया उइके से, वो वहाँ से कहीं पीछे से चला आ रहा है, और धीरे धीरे उन लोगों ने जिन्होंने बेहतर काम किया वो लगातार आगे कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये भी आपके सफ़र में कहीं महत्वपूर्ण मुकाम होगा। तो ये पहली बार इस तरह का हुआ कि एक ऐसे तबके से जो बहुत ही गरीब सामान्य वर्ग से निकलकर वो उनको गवर्नर भी बनाया था हमारी सम्मानी द्रौपदी मुर्मू जी को जी। और आज वो राष्ट्रपति के पद पर मतलब उनको वो नियुक्त किया। तो ये एक पूरा देश के 12 करोड़ के लगभग ये आदिवासी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, और महिलाओं के लिए भी। जी जी। हालांकि ये मतलब दूसरी महिला के रूप में राष्ट्रपति के रूप में मानी जाएंगी, लेकिन विशेषता ये है कि ये ट्राइबल समुदाय जी जी। मैं समझता हूँ क्या वजह है कि सोनिया गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष है, महिला है, बहुत सारी महिलाएं। पंचायती राज अधिनियम में हम 50% महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं, हम बाकी जगह महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं। जब विधानसभा और संसद की बात आती है तो जो हमारे देश की आधी आबादी है उसके लिए बिल आता है बार बार। कोई पार्टी हो, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, पर जो एक मेल डोमिनेटिंग समाज है जिसकी बात आप कर रहे थे कि बहुत सारे जब आप काम करने आई तो लोग बहुत सारी सवाल करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। तो अभी भी ऐसा क्यों हमको लग रहा है कि तमाम पार्टियां महिलाओं के प्रति सद्भावना रखती हैं पर उनको बराबरी की हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहती? मैं जहाँ जिस विचारधारा से निकलकर आज यहाँ पहुँची हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो जो सोच है प्रधानमंत्री जी की, वो सोच ने आज महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जितने काबिलियत है, देखिए पीटी उषा को उन्होंने अभी राज्यसभा में लिया, और कब से हेमा मालिनी जी से एक फिल्म स्टार जो है लगातार राज्यसभा से लोकसभा तक का सफ़र उनका रहा और कंटिन्यू वो बनी है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जैसी देश की राष्ट्रपति बनी है। आने वाले समय में मुझे यकीन है कि जिस तरह लोकसभा में और राज्यसभा में जो है महिलाओं का आरक्षण नहीं है, इसके बावजूद भी प्रतिनिधित्व यहाँ मिल रहा है। और अगर इसको लोकसभा और विधानसभा में अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही महिलाओं को राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा में प्रतिनिधि यही एक होगा जहाँ राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंचायती राज में भला ही 50% आरक्षण मिला था, पर आज छत्तीसगढ़ जहाँ के आप राज्यपाल हैं और जहाँ आपके 3 साल पूरे हो रहे हैं, वहाँ 56% महिलाओं की हिस्सेदारी है पंचायत में।
मतलब 50% से आगे जाके वो अभी 56% है। तो आपका ये 3 साल अभी 29 तारीख को पूरा होने जा रहा है। तो ये पूरे 3 साल के सफर को छत्तीसगढ़ के आपने कई बार इसको प्रकट भी किया है कि आपको यहाँ के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ सीधे साधे लोग हैं, आदिवासी समुदाय बहुत है। इस पूरे 3 साल के सफर को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये 3 साल का जो सफर मेरा रहा, जी एक प्रकार से मुझे तो पता भी नहीं, मतलब लगता है कि 3 साल मेरे पूरे होने जा रहे हैं। जी क्योंकि 1.5-2 साल तो एक कोरोना के कार्यकाल में निकल गया, और जो फील्ड का काम और लोगों का जो मिलने का काम, मुश्किल से मुझे 1-1.5 साल के ही 1.25 साल मिलने का रहा। और इस बीच में कोरोना जैसे भयावह, इतनी विकट परिस्थिति जीवन में कभी किसी ने सोचा ना देखा था। और उन दौरान भी जो कुछ भी मेरे से बन सका है, हमने प्रयास किया है। पूरा राज्य, हमारा भवन के सारे अधिकारी कर्मचारियों से लेकर, और जितना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो परिस्थितियां थी, तो मैंने समय समय पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राष्ट्रपति जी तक यहाँ के लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए जो भी हुआ है, हर समय इसका मैंने भरसक प्रयास किया है। और वर्चुअल के माध्यम से भी कई मुद्दे मैंने उठाया भी, और कहा कि ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ट्राइबल का बाहुल क्षेत्र है, यहाँ दवाई, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ों को लेकर समय समय पर प्रदेश प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री जी से, हमारी सामाजिक संस्थाओं से और तमाम राजनीतिक दलों से, और विभिन्न हमारे विश्वविद्यालय से, और जहाँ भी हो सका मैंने अपना जो है वर्चुअल के माध्यम से, उस दौरान शायद मैंने करीब 100 से ऊपर वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से मीटिंग और सारे देश को संदेश दिया, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर। तो ये मेरा अपना प्रयास रहा है। और दूसरी बात है कि एक बात और मैं 3 साल के दौरान देखूंगी कि शायद कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि राज्यपाल से एक अंतिम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम राज्यपाल से मिलेंगे। और कल्पना तो उन लोगों के लिए मैंने राजभवन का दरबार, हमेशा आ जाते थे बेचारे लोग, गेट पे खड़े हैं, मैं जानती थी, क्योंकि ये मेरा अपना शुरू से ही भाव रहता था लोगों की। ये मेरे लिए पद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहता था कि मैं पद में आ गई हूँ तो मैं, जबकि मैं और ज़्यादा इजी गोइंग, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी हमें मिलती थी तो ये हमारे लिए नहीं मिलती थी, ये हमारी शान शौकत और ये सारा कुछ मैं उन लोगों के लिए सोचती हूँ कि जिन लोगों के लिए हमें बिठाला पद में। तो ये भाव से तो बहुत लोग, मतलब मैं, आपको यकीन नहीं होता कि शायद 2 साल 1.5 साल तो निकल गए, उसके बावजूद भी 15 से 20 हजार लोग केवल राजभवन में मिले। लगातार तो, आप जो है हर चीजों में और बता रही हैं, आप सही मार्ग देती रहती हैं कि भाई पेशा कानून को लेके आपने जो जहाँ पे बीमारी फैली थी गरियाबंद में, वहाँ पर आपने 14 करोड़ का वहाँ पर रातों रात अब बजट का, अब जो भी हो वहाँ पर फिर मैं गई और काफी कुछ वहाँ व्यवस्था भी हुई, और लोगों की दवाइयाँ से लेकर, ब्लड से लेकर, सारा इलाज के लिए हेल्थ, जो स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ गए थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ मदद करने की बात कही। वो सारी चीज़ें हो रही थी। 5वीं अनुसूची में गवर्नर का पूरा अधिकार होता है कि उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण और उनका पूरा डेवलपमेंट कैसे हो, और सरकार को समय समय पर उन तमाम विषयों को लेकर नीतिगत निर्णय करने का भी अधिकार रहता है। उस दिशा में मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी को भी लिखा चिट्ठी, और केंद्र में भी प्रधानमंत्री जी को कि इस तरह की प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं कुछ। तो फिर मैंने ये देखा कि इस चीज़ का समाधान जो है, क्योंकि मतलब शासन का जो लगा कि ये करने में मेसा कानून के बारे में इंतजार के कारण नहीं हो रहा, लेकिन लोग जहाँ सबकी सहमति हो गई, सर्वसम्मति हो गई, तो फिर इसको क्यों लंबित करना, लोग नहीं चाहते। तो तब फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इसका एक अलग संशोधन ला दीजिए, उनका जो आरक्षण है, पैसा कानून, आप वहाँ नगर पालिका 1961 का कानून क्यों लागू कर रहे हैं, उनके जो राइट है
संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उनका आरक्षण से लेकर उनका प्रॉपर जमीन से संबंधित मामला, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और ग्राम सभा का जो अधिकार है, खनिज का, माइनिंग का, ये सारा खत्म हो गया। तो एक प्रकार से देखिए ना, इतने सीधा है। और जो मिलने वाली सेंटर गवर्नमेंट की योजना का लाभ उनको नहीं मिले, फॉरेस्ट राइट का नहीं मिले, जितना भी मनरेगा हो या बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इसलिए तो 5वीं अनुसूची में स्पेशल इसके लिए मतलब फंड की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, सारी चीज़ें करें। बेचारे लोग तो लड़ते रहे। मैं आपको सच बता रही हूँ। फिर मैंने उन शासन को लिखा कि अगर आप समय पे अगर इन पंचायतों को नहीं अगर वापिस करते तो फिर मैं अपने अधिकारों को, मैं आपको सच चैनल के माध्यम से बता, फिर मैंने ये मुद्दे को उठाया और आपको यकीन नहीं होता है कि कम से कम इसमें से 90% मैंने कुछ जो पंचायत के सर्वसम्मति से 4-5 उनको मैंने नगर पंचायत से ग्राम पंचायत में वापस करवाया। जी जी। तो वो आपको कई बार ये कुछ राज्यों में भी आता है, हमारे राज्यों में भी देखा जाता है कि जब केंद्र में दूसरी सरकार होती है और राज्य में दूसरी सरकार, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कभी एक किसी मुद्दे पे छिड़ जाती है कि नहीं ये वाला। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, देखिए मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसी बात होती है जो संविधान के विपरीत होती है और संवैधानिक जो दायित्व होता है कि वो सेंटर केंद्र का जो पार्लियामेंट का कानून और जो भी मतलब नियम प्रक्रिया जो कुछ भी होता है किसी भी विधेयक को लेकर, तो उसके अनुरूप ही उसका पालन करते हुए गवर्नर को देखा जाता है कि कहीं किसी तरह की राज्य सरकार कहीं उन जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए पार्लियामेंट से पास कानून को तो कहीं बदल तो नहीं रही है। हाँ, मतलब उसको अलग मतलब उस दृष्टि से तो उसी को अलग वो तो नहीं कर रहे हैं। मतलब क्योंकि जो भी पार्लियामेंट का कानून होता है राज्य सरकार उन मानने के लिए बाध्य है। जी जी। तो इस दृष्टिकोण से भी कई बार इस तरह की भी हो जाती है कि राज्य सरकार के द्वारा अपने मन मर्जी से चाहते हैं कि ये इस तरह का कानून हम अपने हिसाब से बना लें। तो जब राज्यपाल इस चीज को देखता है कि ये तो हो नहीं सकता, तो फिर उसमें बात आती है कि सरकार का बिलों के ऊपर मैं साइन नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे यूनिवर्सिटी के मामले वही मैं पूछ रहा था आपसे कि आप कुलाधिपति भी हैं। हाँ। और अभी जब रैंकिंग आई है पूरी, तो उसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो 100 में नहीं आया है और लगातार ये कोशिश हो रही कि विश्वविद्यालय बेहतर करें। तो एक अभी आपने बताया कि कोरोना काल चल रहा था, उसके कारण आप भी नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, पर हमारे विश्वविद्यालयों के स्तर को सुधारने कुलाधिपति के रूप में आप किस तरह से आप सोचती हैं अपने अभी आने वाले समय में आप क्या चाहती हैं, किस तरह की आपकी सोच है? देखिए, आने में समय समय पर मैंने एक सारे विश्वविद्यालय के सरकारी और अशासकीय जितने निजी विश्वविद्यालय सबका समय समय पर मैं मीटिंग और ये तमाम सारी चीज़ों को भी मैं लेती हूँ और यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से भी उनको दिशा निर्देश भी देती हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के तौर पर भी। और दूसरी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति का बहुत सारे देश में पूरे अधिकांश प्रदेशों में लागू हो गया। मैंने इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी कहा और एक हमारी समन्वय बैठक, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जल्दी ही लागू कर देंगे और उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और समय पर रिजल्ट आना। फिर भी मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से भी कई विश्वविद्यालय ने एक अच्छा, और मैंने ये भी कहा कि हमारा नेक का जो है मतलब जो स्टेटस है, मतलब जो अच्छा नेक की जो अपनी गुणवत्ता है या पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स है उसको भी अच्छा ठीक करने के लिए इसके लिए भी प्रयास किया गया। ये पहली बार ये प्रयास मतलब मैंने समय समय पर, और इसमें दो मत नहीं है कि उच्च शिक्षा मंत्री जी ने और करीब काफ़ी जगह एक अच्छा मतलब वो हुआ है और अभी वो प्रयास भी चल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये यहाँ पर भी लागू हो जाए छत्तीसगढ़ में, तो उसका फायदा
यहाँ के बच्चों को मिलेगा। ये इतनी अच्छी शिक्षा नीति है और जिससे यहाँ के बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। तो इस दिशा में मेरा अभी भी प्रयास चल रहा है कि जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, अब स्टाफ की कमी थी, सबसे बड़ी चीज़ है ना, नेक की प्रॉब्लम भी बाधक वो बनी हुई थी। तो अभी कोर्ट से भी स्टे लगा हुआ था, तो वो भी खुला, वो भी नियुक्तियाँ शुरू हो गई है। और जितना मेरे से हो सक रहा है कि मैं कोशिश, अब आप कह रहे हैं कि पहली बार मतलब जितने भी विश्वविद्यालय में गई हूँ दीक्षांत में जी, छात्रों की तुलना में छात्राओं ने मेडल जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, मतलब 75, 70, 80% कई जगह। तो ऐसी नहीं है कि ये लोग मतलब जो डिप्लोमा जिनको डिग्री मिली है, तो लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उस दिशा में मेरा प्रयास है। जी मैम, जैसे आप महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत बातें करती हैं, आदिवासियों के अधिकारों के लिए बातें करती हैं, लेकिन जहाँ पर बात आई कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल को छत्तीसगढ़ वासी देखना चाहते थे राष्ट्रपति के तौर पे, वहाँ पर आप जुझारू नहीं बनी, वहाँ पर आपकी कोई बातें नहीं आई कि हाँ रैंकिंग में भी आपका स्थान था, सेकंड रैंकिंग में आप आ रही थी? देखिए, सबसे बड़ी वो वाली बात नहीं होती है। देखिए, ये तमाम सारी चीज़ों का दृष्टिकोण हाईकमान का था। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि मैं स्वयं भी, मैं अपने आप को कभी उस पद का सोचना मेरे लिए ना कल्पना थी और ना मैं अपने आप को उसके लिए मानती थी, क्योंकि जितना मिला मेरे लिए तो जीवन में मेरी जो अपेक्षा से ज़्यादा मिला। कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस पद के लिए, और जहाँ तक मुर्मू जी थी वो मेरे से सीनियर भी थी और झारखंड और उसमें वो मतलब एक्स भी हो गई थी, ऐसी बात नहीं, उनमें भी टैलेंट है और मंत्री भी रही हैं वो और गवर्नर भी रही हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां जो भी होता, और ये पद तो ऐसा है कि ये किसी के सिफारिश या रिकमेंडेशन से नहीं मिलता है, उसके साथ साथ उसका वो भी होता है कि मैं सच आपको इस चैनल के माध्यम से जी मैं चाहती थी कि मैं छत्तीसगढ़ में रहूं और जो एक 3 साल में जो लोगों ने मुझे जितना स्नेह दिया है, जितना मतलब अपनापन दिया है, और मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में सेवा करूं, मुझे इस योग्य माना, ये भी मेरे जीवन की बहुत बड़ी है, वरना इसके लिए कौन सोच सकता है कि उस उम्मीदवार के रूप में नाम चलना भी। बाकी मैं बहुत संतुष्ट हूँ और जितना मिला है मैं समझती हूँ कि, और यहाँ पर रहकर आज इतने करीब से आप लोगों से मिल सकती क्या, बात कर सकती क्या, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोगों की अपनी भावना है, देखिए जीवन में पद प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता है, अगर हमारे कामों से, हमारी भावना से लोगों के दिल में अगर हमारे कार्यों के प्रति एक और लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, और उसके प्रति वो इतना सम्मान अगर देते हैं, यही हमारी सबसे जीवन की पूंजी होती है। व्यक्ति को बहुत कुछ पाते भी हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो कहीं भी रहे तो लोगों को और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर पाई। तो ये बहुत मेरे जीवन का बहुत बड़ा मतलब मानती हूँ कि इतने बड़े पद में जिसकी कभी कल्पना थी ना सपना था, तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक समाज के ऐसे वर्ग को, जो बहुत ही गरीब कुचले वर्ग का प्रतिनिधि इस देश के इतिहास में पहली बार हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। ये उनको बनाया मतलब है कि हम सब महिलाओं के लिए, और आदि मैं समझती हूँ कि पूरे देश की महिलाओं के लिए और समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक संदेश है। जी, तो दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी से। 3 साल इनके पूरे होने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का स्नेह किस कदर इनके पास आसपास है कि उनको लगता है कि अभी उनको छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ करना है, और वो जहाँ भी रही हैं उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता करती हैं। वो जिस समाज से आती है उसकी भी चिंता करती हैं और उसके इतर जो पूरा सामाजिक सरोकार है उसकी भी वो चिंता करती हैं। उनके काम हम लगातार देख रहे हैं। तो अभी हम उनसे बहुत अंतरंग बात कर रहे थे, मेरे साथी रेणु तिवारी और मैं,
हम दोनों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।